सो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स का पार्ट 1 भी वीडियो बना हुआ है, अगर नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर देख लेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं देखेंगे तो भी अच्छा। क्यों अच्छा? क्योंकि आपका ही बर्बाद हो रहा है, उसमें हमारा कोई फायदा है नहीं। ठीक है, हम तो इतना ही बोलेंगे कि आप देख लीजिए अच्छे से जा करके। चलिए, हमने एक चीज बताया था कि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का तरीका क्या था। NS2 और NP126 ये था। ठीक है, उसमें हम नाइट्रोजन ले रहे थे। नाइट्रोजन कितना होता है? 7। कहाँ पे आ रहा था? कहाँ पे आ रहा था? सेल नंबर ऑफ सेल 2 में। ठीक है, और कौन से आवर्त में आ रहा था? ये आवर्त नंबर 2 में आ रहा था। और ये कहाँ पे आ रहा था? तो यह आ रहा था P3 में आ रहा था ना, P3 में। ठीक है, P3 में आ रहा था। अब P3 क्या होता है ये सब बताए हुए थे, नहीं देखें तो पीछे जाके देख लीजिए। ठीक है, चलो ये सब बोल रहा था। अब इसका बोल रहा है कि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा? बोलेगा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। तो इतना बड़ा निकालने से मतलब थोड़ी है, इतना छोटा निकाल लीजिए। तो एन के जगह पे 2 डाल देंगे, 2s2, आप फिर 2 डालेंगे पी में कितना इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है? ये जो 3 4 5 6 भरा रहता है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शा रहा है। कहाँ पे दर्शा रहा है? पी ब्लॉक में दर्शा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? P3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका हो गया? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, सामान्य क्वालिफिकेशन नंबर पढ़ना है तो सही से बैठिए। ठीक है, चक्कर पकड़ मत कीजिएगा, ध्यान दीजिए। चलो, इसमें कुछ उत्तेजित अवस्था आती है। उत्तेजित अवस्था क्या होती है? तो ये सभी हम पहले रफ कर देते हैं ना, मिटा देते हैं। चलो देखो, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मान लो कि यहाँ पे क्या है, ये पी ब्लॉक है। अब फास्फोरस ले लिए और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें। तो फास्फोरस भी कहाँ पे आता है? 15। आवर्त नंबर कहाँ पे आ रहा है? 3 में। तो यहाँ पे 3s2 और क्या आ जाएगा? 3p3 ना, नाइट्रोजन फास्फोरस ये सब होता है। 3p3 और 3d क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो इसको ऐसे रख देते हैं ना। एस में एक ब्लॉक होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं 2। एक ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, याद रखिएगा। यहाँ पे पी में कितना इलेक्ट्रॉन भर रहा है? 1 2। यहाँ पे 3 ब्लॉक होते हैं तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? 5 ब्लॉक होते हैं। डी के कितने ब्लॉक होते हैं? 5। इसको सही से बना लेते हैं ना। डी में 5 ब्लॉक होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 ना, 5। ध्यान दो, यहाँ पे एक 0 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। इलेक्ट्रॉन डी में क्या है? 0। अब देखो, उत्तेजित अवस्था क्या होती है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इसको गुणित करना चाहता है, यानी ये अभी क्या है? अगुणित है। ठीक है, युग्म में नहीं है, तो इसको क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही गया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें भाग गया, तो यही क्या कहलाएगा? उत्तेजित अवस्था। ठीक है, तो यानी कि डी ब्लॉक में 0 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी भरने के लिए क्या चला जाएगा? इसको भी मान लो कि मेला गए घूमने, आपके पास कितना रुपया है? आपके पास 2 रुपया है। ठीक है, आपके दोस्त के पास 3 रुपया है और उसको जरूरत कितना का है? 6 का। कितना कितना पैसा है उसके पास? 3 रुपया है ना। तो 3 रुपया पैसा है और एक दोस्त है जिसके पास 0 रुपया है। तो बताइए 1 रुपया कौन देगा? जिसके पास 2 रुपया है और आपको जरूरत कितना क्या है? 3 रुपया का। तो आप क्या करेंगे? 1 रुपया और ले लेंगे। अब ये सोचेंगे कि भाई हम तो ले लिए, हमारा 3 में भी काम चल जाएगा। तो एक क्या करोगे? जिसके पास पैसा नहीं उसको दे दोगे। ठीक है, तो सभी का काम क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो वही क्या कहलाएगा? उत्तेजित अवस्था कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एस एगो है, यहाँ पे एक दोस्त है एस, एक यहाँ पे पी है और एक यहाँ पे डी है। ठीक है, तो यहाँ पे से क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले जाएंगे? कहाँ पे चले जाएंगे? डी ब्लॉक में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? उत्तेजित अवस्था। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, इसको मिटा देंगे और उत्तेजित अवस्था यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गए। अब लूज डॉट सिंबल होता है, एक होता है लूज डॉट सिंबल, क्या आ जाएगा? अब बताओ इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? बताइए, 1 2 3 4 और 5। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी एन से दर्शाते हैं, कितना है? 5। यानी कि फास्फोरस पे लुईस डॉट सिंबल देखा जाए, लुईस डॉट सिंबल
देखा जाए कि इसका फास्फोरस का, तो इस पे कितना इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है? 5, 1 2 3 4 और 5। अष्टक कितना से पूरा होता है? अष्टक कितना से पूरा होता है? अब बोलोगे अष्टक क्या कहलाता है? अरे अष्टक वही बोला जाता है जिसमें आपका पेट उठ भर जाए, यानी कि हमारे 4 गो रोटी में पेट भर रहा है, 8 गो रोटी में पेट भर रहा है, तो क्या हो जाएगा? अष्टक पूरा हो जाएगा। अष्टक पूरा कहाँ पे होता है? तो उसको कक्ष में अष्टक पूरा किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे किया जाता है? कक्ष में। यहाँ पे कितना है? 5 है। क्या है? 5। फास्फोरस में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 5 है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 5। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलो या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलो। ठीक है, तो इस पे 3 चाहिए। अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घट रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब ये हो गया। अब एक बात बताइए, जितना आपके पास रोटी रहेगा उतना ही दीजिएगा। अब आटा उटा साने तो जाइएगा नहीं, कल कि जितना रहेगा, कहीं से आए मम्मी पापा बोले जितना रहेगा उतना खा के सो जाएंगे। ठीक है, तो उतना चलता है। तो यहाँ पे फास्फोरस के पास कितना है? फास्फोरस की 15, जो कि इसका परमाणु संख्या होता है 15। इस पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 5। और अष्टक जब भी पूरा होता है 8 से होता है। ठीक है, अष्टक 8 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति से होता है। यही 8 अगर पुराना चाहे तो ये किसी के साथ, अन्य परमाणुओं के साथ क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। और रिएक्शन के बाद क्या होगा? लुईस डॉट सिंबल बनाएगा। फिर वही होता है बंध बनाएगा, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, है ना, 3 बंध होते हैं। तो वो सब बनाएगा तो ये अष्टक पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। चल अब आते हैं वर्ग 15 के तत्व में। इसको निकाल लीजिएगा। वर्ग 15 के तत्व, वर्ग 15 के तत्व। चलो अब आते हैं नाइट्रोजन फैमिली पे। ठीक है, ये नाइट्रोजन फैमिली आखिर पृथ्वी पे कितनी मात्रा में पाए जाते हैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं यार, है ना, ताकि आप लोगों को ज्ञात रहे कि हाँ क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, चलो जो भी करते हैं आपके हित के बारे में करते हैं, हित बोले तो आपके लिए। ठीक है, चलो यहाँ पे पहला है नाइट्रोजन। पहला क्या है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में आयतन के अनुसार, आयतन के अनुसार 78%, आयतन के अनुसार 78% हिस्सा होती है। ठीक है, कितना हिस्सा होता है? 78% हिस्सा होती है। चल दूसरा बोल रहा है, दूसरा पॉइंट है कि नाइट्रोजन पौधे, नाइट्रोजन पौधों और जीवधारियों में, ठीक है, पौधे और जीवधारियों में प्रोटीन एमिनो अम्ल और न्यूक्लिक अम्ल बोलने से क्या समझ आ रहा है? न्यूक्लिक अम्लों का मुख्य अवयव है। ठीक है, मुख्य अवयव है, ये हो गया मुख्य अवयव है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल क्या है? जो नाइट्रोजन है पौधे और जीवधारियों, प्रोटीन, एमिनो अम्ल और न्यूक्लिक अम्लों का मुख्य अवयव है। ठीक है, अवयव बोलो तो मुख्य एकदम। अवयव क्या होता है? अवयव जो चीज जिससे निर्माण हुआ रहता है। जैसे मान लो कि कोई चीज निर्माण हुआ है, मान लो कि भात बन रहा है, तो भात किससे बन रहा है? पानी और चावल से। ठीक है, तो चावल का क्या हो जाएगा? जो भात बना है, भात हम लोग की भाषा में भात कहते हैं, आप लोगों को पता नहीं भाषा में क्या बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो भात बनाते हैं चावल से और पानी से, ठीक है, तो उसमें मुख्य अवयव क्या हो जाएंगे? चावल और पानी। ठीक है, यानी वाटर एंड राइस। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया अवयव। ठीक है, घर बनता है तो घर में मुख्य अवयव क्या हो जाएगा? ईंटा हो जाएगा।
और क्या हो जाएगा, मसाला हो जाएगा। ठीक है, मसाला बोले तो जो मिक्सिंग होता है गिट्टी बालू सीमेंट ये सब, उसी को मसाला बोलते हैं हम लोग। ठीक है, चल अब यहाँ पे आते हैं फास्फोरस के बारे में। दूसरा क्या है, फास्फोरस। चलो यहाँ पे दूसरा है, इसको ऐसे लिख लेते हैं ना, दूसरा पॉइंट, इसको यहाँ पे दूसरा लिख लेते हैं फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस हमारे शरीर की हड्डियों, दांतों, मांसपेशियों, मस्तिष्क तथा स्नायुओं के अंगकों, स्नायुओं स्नायुओं के ऊतकों में पाया जाता है, जैसे में दूध हो गया, अंडे हो गए और फलियों यानी फल तथा फलियों। ठीक है, तथा फलियों में फास्फोरस विद्यमान होता है। फास्फोरस विद्यमान मतलब रहते हैं, फास्फोरस विद्यमान होता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, तो थोड़ा इसको नोट कीजिए, इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कीजिए जल्दी से। ठीक है, कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो नोट कीजिए, नहीं लेके बैठे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए तो जल्दी से, समझ आ रहा है ना। चल मिटा दे। बता रहे हैं बस इतना, बस समझ लो कि हाँ पाया कहाँ जाता है। ये नाइट्रोजन फैमिली है। नाइट्रोजन फैमिली आपको ज्यादातर इसी में से पूछेगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, यहीं से पूछेगा। आपकी किताब उलट के देख लीजिएगा, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें ज्यादातर किसके बारे में चर्चा की गई है, नाइट्रोजन फैमिली के बारे में। ठीक है, तो हम ज्यादा क्या करेंगे, नाइट्रोजन फैमिली के बारे में ही चर्चा करेंगे। ठीक है, इस समूह में नेक्स्ट पॉइंट है, इसको ऐसे लिख लेंगे, इस समूह में अन्य तत्व जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ कम मात्रा में पाए जाते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं। अब आते हैं इसके परमाणु आकार में आते हैं। ठीक है, परमाणु आकार देखो, ध्यान देना, परमाणु आकार नेक्स्ट पॉइंट है, परमाणु आकार। ठीक है, परमाणु आकार, तो परमाणु आकार देखो क्या होता है कि परमाणु आकार नीचे जैसे समूह में बढ़ते हैं। मान लो क्या है, आवर्त नंबर 2, आवर्त नंबर 3, आवर्त नंबर 4, आवर्त नंबर 5, आवर्त नंबर 6। हमको जरूरत कहाँ तक है, 6 का होता है, कहाँ तक है, 7 तक होता है। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ध्यान दीजिएगा,
बिस्मथ जो होता है, आर्सेनिक जो होता है, ये सभी क्या है, समूह में नीचे की ओर बढ़ते क्रम में नीचे की ओर क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे बढ़ रहा है तो इसके आवर्त में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, जिससे इसमें कितना होगा सब सेल, इसमें सब सेल क्या होगा, परमाणु कर देखो, इसमें नाइट्रोजन है तो इसका जो बाहरी कक्षा वो कितना होगा, 2, फास्फोरस में बाहरी कक्षा कितना हो जाएगा, 3, आर्सेनिक में 4। तो ये परमाणु है और परमाणु आकार में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे लिख लेंगे, इसको मिटा देते हैं ना सही से। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं सीधा सीधा, बहुत आराम से समझा रहे हैं। ठीक है, इसमें है नहीं कुछ, ऐसा मत समझ लेना कि 25-30 मिनट का वीडियो है, 40 मिनट का तो बहुत बोरिंग टाइप वीडियो होगा, कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखो परमाणु आकार में क्या होता है कि वर्ग वर्ग 15 के वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, क्या होती है, परमाणु आकार में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान दो, यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन है तो इसका परमाणु आकार क्या हो जाएगा, छोटा, किसके मुकाबले में, नाइट्रोजन फास्फोरस के मुकाबले में। ठीक है, अब परमाणु आकार क्या हो जाएगा, फास्फोरस का छोटा हो जाएगा आर्सेनिक के मुकाबले में, आर्सेनिक का छोटा हो जाएगा एंटीमनी के मुकाबले में, एंटीमनी का छोटा हो जाएगा बिस्मथ के मुकाबले में। ठीक है, तो परमाणु आकार सबसे कम किसका है, नाइट्रोजन का, सबसे ज्यादा बिस्मथ का। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ऐसे ऐसे बढ़ते क्रम में लिख ले, क्या बढ़ते क्रम में, ठीक है, ज्यादा स्टेबल रहेगा, नहीं तो ऐसे आप लोग गलत समझ लीजिएगा। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, परमाणु आकार बढ़ते क्रम है, यानी बढ़ते जा रहा है। सबसे ज्यादा किसका, फास्फोरस, इससे ज्यादा आर्सेनिक, इससे ज्यादा एंटीमनी, उससे ज्यादा बिस्मथ। ठीक है, पहला पहला क्या बोलेंगे कि कारण देख लेते हैं। कारण, जो पहला कारण है, वर्ग में क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो कोषों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। कोष की संख्या बोले तो सब सेल नंबर, सब सेल, सेल मतलब बाहरी कक्ष जो कक्षा बोलते हैं ना, उसकी संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। कोई दूसरे आवर्त में आ रहा है, कोई तीसरे आवर्त में आ रहा है, कोई चौथे आवर्त में हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, सेल की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, अब आते हैं परिरक्षण प्रभाव, तो परिरक्षण प्रभाव देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, पहला पॉइंट है, इसको नोट कीजिएगा जल्दी से, नोट कीजिए। ठीक है, मिटा दे, चल। ठीक है, चलो अब देखो परिरक्षण पर, पहले तो हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कारण का, इसको कारण देंगे। कारण का पहला पॉइंट लिखेंगे कि जब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो कोषों की संख्या में क्या होती है, कोषों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। जिसके कारण क्या होता है, पहला कारण तो यही होगा, ऊपर भी बता दिए थे, वृद्धि होती है, जिसके कारण परमाणु आकार बढ़ता है, होती है, जिसके कारण परमाणु आकार बढ़ता है। दूसरा दे रहा है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव, ठीक है, परिरक्षण प्रभाव देखो, मान लो कि, चलो ध्यान दो, आप यहाँ पे बैठे हुए, ये नाभिक है, आप यहाँ पे बैठे हुए, मेला घूमने गए। ठीक है, तो ये आंतरिक कोष है, ठीक है, और ये बाहरी कोष है। ठीक है, तो आप जिस पे नजर डाल रहे हो ये यहाँ पे है,
कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। नजर इस पे डाल रहे हो तो ये यहाँ पे है। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहरी कक्ष में भरेगा तो आंतरिक कक्ष में भी भरेगा, ठीक है। तो आप इस पे ध्यान दे रहे हो, तो जैसे जैसे क्या होगा, आंतरिक कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरेगा, आंतरिक कक्ष में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर रहा है, ठीक है। आंतरिक कक्ष में जैसे ही इलेक्ट्रॉन भरेगा तो क्या हो जाएगा, मान लो कि आप मेला घूमने गए और यहाँ पे आप किसी पे नजर डाले हुए हैं, ठीक है। यहाँ से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, और जैसे क्या हुआ कि बीच में अगर कोई भी चीज अगर आ जाता है तो उससे क्या होता है, अट्रैक्शन कम हो जाता है, यानी जो आकर्षण बल होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मेला में घूमने जाते हो आप लोग को बखूबी पता होगा, नहीं घूमने जाते तो ऐसा तो नहीं कि आप लोग घूमने नहीं जाते हो, ठीक है। तो कभी देखते हो कि आपका आकर्षण क्या होता है किसी के साथ बीच में, भाई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, चिपकता है, चिपकता बोलो तो अट्रैक्शन। जैसे में अभी हम लोग, आप लोग देख रहे हो, हम आपको देख रहे हैं, सॉरी हम आपको नहीं देख रहे, आप हमको देख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, क्या अट्रैक्शन है। और मेला में कभी गए, ठीक है, तो वहां पे क्या हो गया, अट्रैक्शन। अब यहाँ पे जब वहां पे खड़ी है, लगभग मान लो 10 मीटर दूर में, आप 10 मीटर पीछे हो, ठीक है, और बीच में क्या हो गया, आके बहुत आदमी खड़े हो गए, तो उसमें से क्या हो गया, बल आपका क्या हो गया, कम हो गया। नजर जो आपका वहां पे जा रहा था, नजर की जो वहां पे किरणें पड़ रही थी वो क्या हो गई, कम हो गया, अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो अट्रैक्शन कम हो गया तो क्या हो गया, वही क्या लगा, परिरक्षण पर हुआ। और ये बीच में क्या हो गया, ये जो बीच में आदमी आ गए, इसी को क्या बोलेंगे, शिल्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव, ठीक है। शिल्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव, ठीक है, परिरक्षण प्रभाव, ठीक है, शिल्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव, ठीक है। चलो तो इसका डिफिनीशन लिखा देते हैं। डिफिनीशन है, जब जब आंतरिक कोशों में, इसको मिटा दें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सॉरी, जब आंतरिक कोशों में इलेक्ट्रॉन भरने लगते हैं तो नाभिक का आकर्षण या अट्रैक्शन बोल सकते हो, बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण अब मान लो कि आपका क्या है, आप नाभिक में बैठे हुए हैं, ठीक है, अब बाहरी कक्ष से क्या है, आपका अट्रैक्शन हो रहा है, और बीच में कोई आ गया, तो बीच में जब आ गया तो क्या हो जाएगा, दूर भटक जाएगा। तो दूर भटक गया इसका मतलब क्या, फैलाव ज्यादा हो गया, यानी रेडियस क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अट्रैक्शन मिल रहा था भाई, अब चला गया तो पता नहीं किधर चला गया, तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, दूर दूर हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कितने गया। तो वही अट्रैक्शन जब छूट जाता है तो क्या हो जाता है, परमाणु आकार बड़ा हो जाता है। तो वही लिख रहे हैं, जिसके कारण परमाणु का आकार बड़ा हो जाता है, ठीक है, हो जाता है, ध्यान से, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, तो थोड़ा नोट कीजिए। यह है कारण, जो है तीसरा कारण आयनन ऊर्जा। तीसरा क्या है, आयनन ऊर्जा, ठीक है, आयनन ऊर्जा। चलो इसे आयनन एंथैल्पी बोलो या आयनन ऊर्जा बोलो, ठीक है। इसे डेल्टा आई, ठीक है, एच से प्रदर्शित किया जाता है, या आप बोल सकते हो आई, बड़ा वाला आई, ठीक है, आई ई से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, दर्शाते हैं या प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। इसका संकेत हो गया। किसी परमाणु, ध्यान देना, किसी परमाणु के बाह्य कोश से निकालने, इलेक्ट्रॉन निकालने पे ना, से इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो ऊर्जा खर्च होती है
उससे क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं, होती है आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, समझ गए। मान लो कि ये क्या है, कोई नाभिक है, इसमें से बाहरी कक्ष में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऊर्जा खर्च होगी, हम कोई भी काम करते हैं तो ऊर्जा खर्च होती है, चाहे वो अपना ऊर्जा हो या मशीनरी का ऊर्जा हो। ठीक है, तो ऊर्जा जो खर्च हो गई उसी को क्या बोलेंगे, आयनन ऊर्जा बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। ठीक है, नोट कीजिए, तो इसको नोट कीजिए। देखो, अब आयनन ऊर्जा क्या है कि आयनन ऊर्जा क्या होगी, परमाणु। देखो, इसका मतलब होता है 1 परमाणु त्रिज्या, मतलब इसका जो मान बढ़ेगा तो इसका परमाणु त्रिज्या क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो सेम परमाणु आकार बोले, अगर मान लो कि परमाणु आकार बढ़ रहा है तो आयनन ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। अब देखो कैसे हो गया, मान लो कि क्या है, ऐसे लेते हो ना कि एगो चुंबक लेते हो, उसके नीचे क्या करते हैं, एगो पाई चिपकाते हैं, फिर उसके नीचे एक और पाई चिपकाते हो। ठीक है, सिक्का जिसे बोलते हैं, कोइन। ठीक है, कोइन जो चिपकाते हो हम लोग, जो डेली लाइफ में जो यूज करते हैं, जो कि 1 रुपया 2 रुपया वाला सिक्का होता है, तो हम क्या करते हैं, चुंबक में चिपकाते हैं। ठीक है, तो 5-6 क्या करते हैं कि सिक्का में सिक्का क्या करते हैं, एक चुंबक में चिपका दिया, उसके बाद सिक्का सिक्का चिपका रहे हैं, तो सबसे अंतिम में जो आता है उस पर क्या होती है, बल कम होता है। किसका बल कम होता है, तो चुंबक आकर्षण बल कम होता है। तो बाहरी कक्ष में क्या हो गई, जो बाहरी कक्ष से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यानी कि जिसका परमाणु आकार जितना ज्यादा होगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है तो बाहरी कक्ष से निकलता है। ठीक है, तो जितना जिसका परमाणु आकार बड़ा होगा उसमें आयनन ऊर्जा उतना ही कम लगेगा। ठीक है, और जिसका परमाणु आकार छोटा होगा उसमें आयनन ऊर्जा उतना ही ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा किस में लग रहा है, नाइट्रोजन, यानी कि इसका परमाणु आकार क्या है, फास्फोरस की तुलना में कम है। अब फास्फोरस से परमाणु आकार किसका ज्यादा है, तो आर्सेनिक के, तो इसका क्या होगा, आयनन ऊर्जा इससे कम लगेगा। इससे कम किस में लगेगा, एंटीमनी में। सबसे कम किस में लगेगा, बिस्मथ में। ठीक है, तो ये हो गया। तो सबसे ज्यादा परमाणु जो आयनन ऊर्जा कहाँ पे लग रही है, नाइट्रोजन, और सबसे कम बिस्मथ में। ठीक है, तो क्योंकि इसका परमाणु आकार क्या है, छोटा है, और इसका परमाणु आकार बड़ा है। ये कहाँ पे आ रहा है, आवर्त नंबर 6 में आ रहा है, ये आवर्त नंबर 2 में आ रहा है। तब जाके इसका अट्रैक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे मान लो ये क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, 2 आवर्त है, 1 और 2, तो यहाँ पे सबसेल जो 2 है, यानी सेल नंबर कितना है, 2, तो यहाँ पे नाइट्रोजन सेल नंबर 2 में आ रहा है, तो यहाँ पे 2 जो कक्ष है तो इस पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तीसरे वाला आएगा तो उस पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चौथे वाला आएगा तो उस पर कम आ जाएगा। छठे वाला आएगा तो उस पर कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा कम किस पे आ रहा है, बिस्मथ में। ठीक है, क्योंकि इसके परमाणु में सेल की संख्या 5 है। कितनी है, 5, क्योंकि 2 नंबर आवाज से शुरू होता है, कहां पे जाता है, 6 पे खत्म हो जाता है। चलो, अब ये हो गया। अब ध्यान देना, अब इसके एन समूह से ऊपर नीचे आयनन ऊर्जा एंथैल्पी बढ़ती है। ठीक है, ये तो बता दिए, क्योंकि एन समूह है, नाइट्रोजन समूह है, जैसे ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो क्या होगा, परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी, और आयनन ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। जैसे ये क्या हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, इसका हम क्या कर रहे हैं, अब परमाणु त्रिज्या देख रहे हैं। तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, इधर लिख देते हैं, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, इसकी बढ़ेगी। ठीक है, तो आयनन ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। इसका परमाणु आकार अगर घटेगा तो आयनन ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट अब पॉइंट देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है कारण, पहला कारण है कि एक समूह से नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है और आयनन ऊर्जा घटती है, तो पहले ही बता दिए। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि नाभिकीय आवेश का प्रभाव कम होता है, परिणाम यह होता है कि अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण कम होता है, हो जाता है, विद्युत कम हो जाता है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट बोला है विद्युत ऋणात्मकता, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी परमाणु के द्वारा अपनी ओर इलेक्ट्रॉन आकर्षण करने की क्षमता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है, और ये ऐसे बढ़ते हुए। सबसे ज्यादा आकर्षण क्षमता किसमें होती है, नाइट्रोजन, क्योंकि परमाणु आकार नाइट्रोजन क्या होता है, छोटा होता है, और सबसे ज्यादा किसका होता है, बिस्मथ का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर आकर्षण करने की क्षमता क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है, यानी विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसमें होगी, नाइट्रोजन में, क्योंकि इसका परमाणु आकार छोटा है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेल कितना है, 2, और बिस्मथ में नंबर ऑफ सेल 5 है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। ठीक है, नहीं समझा फिर से बैक करके देखिए, ज्यादा कुछ है नहीं, बस इसमें बताया गया कि हाँ नाइट्रोजन फैमिली आखिर पाया कहाँ जाता है, इसका परमाणु अगर कैसे होता है,
आयनन एंथैल्पी क्या है, उसी को बारे में बताया गया है, ठीक है, आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी, ठीक है, परिरक्षण प्रभाव क्या है तो वो सब बताया गया है, ठीक है। चलिए, तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।